वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। बेटा आपके स्क्रीन पे एक चैट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपके स्क्रीन पे एक चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें आप हेलो लिख सकते हैं। मुस्कान चौधरी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग। फटाफट से हेलो करें बेटा, मैं पहचान जाऊंगा आप कौन कौन है। जहां भी आपके पास चैट का ऑप्शन आ रहा है, आप चैट के ऑप्शन में हेलो लिख सकते हैं। जब भी यश, गुड मॉर्निंग यश, गुड मॉर्निंग यश। यश गुड मॉर्निंग। बेटा बाकी लोग भी फटाफट से लिखें। गुड मॉर्निंग चंचल, चंचल गुड मॉर्निंग। बेटा मेरा नाम CACS दीक्षित अग्रवाल, ठीक है बेटा। मैं आपको आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, ठीक है। कंप्लीट अकाउंटिंग हम शुरू से लास्ट तक हमारा सब्जेक्ट को रीड आउट करेंगे, ठीक है। जहां भी आपको कोई दिक्कत आए, कोई भी आपको बात पूछनी हो, आप मुझे अपने चैट ऑप्शन में लिख दें। लिखने के साथ ही मुझे वो प्रॉब्लम दिख जाती है, ठीक है। तो मैं उस प्रॉब्लम का आपको रिप्लाई करता चला जाऊंगा। वैसे मैं आपको हर चीज बता के चलूंगा, वैसे मैं आपको हर चीज, जितनी चीजें हमारे रिलेवेंट है, हर बात आपको बताऊंगा। गुड मॉर्निंग साक्षी, साक्षी गुड मॉर्निंग। ये क्लास, मान लीजिए कभी आपकी क्लास में कोई नेटवर्क एरर आ जाता है, आपकी क्लास किसी भी वजह से छूट जाती है, तो आपके पास लिंक अवेलेबल है। आप इस क्लास को वापस से देख सकते हैं। ये YouTube पे भी अवेलेबल है, रहेगी सेम क्लास। और सेम क्लास अपने VS क्लासेस ऐप से भी आप जाके देख सकते हैं। तो कभी इस तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमारी क्लास मिस हो गई, हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, हम नहीं देख पाए, ठीक है बेटा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम सबको एक साथ जाके, एक साथ मेहनत करके मीट आउट करना पड़ेगा। आज के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हमने हमारी स्टडी नहीं की तो वो बाकी छूट जाएगा, ठीक है। तो हमें एक साथ मिलके सिचुएशंस पे कोऑपरेट करते हुए एक साथ काम करना है, ठीक है। पहले बेटा मैं आपको आपका सिलेबस बता रहा हूं। ये सिलेबस कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं आपके जैसे, जिनको मैं पहले एक डेमो क्लास लेके ये बता चुका हूं। पहले 10 मिनट में आपको सिलेबस बता रहा हूं, इसके बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब मैं उन बच्चों को भी अपने साथ ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले मैं आपको एक सिलेबस कंटेंट बता देता हूं फटाफट से। बेटा आपका जो अकाउंटिंग का पेपर है, वो पेपर होता है बेटा 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। उस 100 मार्क्स को 5 सेपरेट पार्ट्स में बांटा गया है, 5 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बेटा बेसिक्स। बेसिक्स में आपको क्या बताया, जो आप पढ़ते पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट्स बनाना, ट्रायल बैलेंस,
कैश और डबल एंट्री। ये सारा मिला के आपका कंटेंट होता है बेटा 20 मार्क्स। इसके बाद में आता है स्पेशल। ये सारा वो कंटेंट है बेटा जो आपने अपने 11th में पढ़ा था। ये लास्ट पर्सन कौन ऐड हुआ है बेटा? हेलो नहीं लिखा आपने मेरे को, लास्ट पर्सन है वो हेलो नहीं लिखा, ठीक है। चलिए 20 मार्क्स का पोर्शन, ये सारा वो पोर्शन है जो हमने हमारे 11th में पढ़ा होता है, दैट आर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर आता है स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ट्रांजैक्शन में बेटा हमारे पास आता है कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 3 चैप्टर बेटा, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनमें से भी किसी ने तो सारे पढ़ रखे होते हैं, किसी ने कुछ चैप्टर जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, किसी ने कंसाइनमेंट अपने 12th में पढ़ रखे होते हैं। बेटा ये कंटेंट भी कितने मार्क्स का होता है? ये कंटेंट भी 20 मार्क्स का होता है। इसके बाद में आता है बेटा फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट में एक पहला तो आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट, और दूसरा आता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ये कंटेंट भी बेटा आपके लिए 20 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपके पास आता है कुछ सिंपल टॉपिक होते हैं, BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और कुछ थियरी पोर्शन। ये मिला के भी हमें मिलता है 20 मार्क्स का। और जो लास्ट पोर्शन होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। ये भी आपको यहां पे 20 मार्क्स। तो बेटा ये हमारा मिला के पूरे अकाउंट्स का सिलेबस है। ये तो वो वाली चीजें हैं जो हमें अकाउंट्स के बारे में वेरी बिगिनिंग से आती है। ये 3 अच्छे चैप्टर हैं जहां से तीनों से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। एनपी और ट्रेडिंग P&L से क्वेश्चन आता है, BRS और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन आते हैं। ये जो 3 पोर्शन है बीच वाले, ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है और यहां पे थ्योरेटिकल वाला पोर्शन होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पूरा सिलेबस कंटेंट है। ये पूरा हमारा क्या है बेटा? सिलेबस कंटेंट। इस सिलेबस को हमें तैयार करना है। आपका जो पेपर आता है बेटा, पेपर के बारे में भी समझ लीजिए। आपका जो पेपर आता है वो पेपर होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स के तो MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं। MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टी चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, ट्रू फॉल्स। और उसके बाद 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं दैट आर डेस्क्रिप्टिव
आंसर क्वेश्चन, वो होते हैं बेटा डेस्क्रिप्टिव आंसर वाले क्वेश्चन, जिन्हें हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा, कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, कोई जर्नल एंट्री करनी होती है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्लियर है तो सभी फटाफट से लिखेंगे यस सर। अगर सभी को क्लियर है तो फटाफट से यस सर लिखेंगे। फिर हम हमारा ये वाला चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो फटाफट से लिखें यस सर। ये अभी आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, या तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके नोट डाउन करें, या फिर क्लास खत्म होने के बाद, या फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसके सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए यस सर। अच्छी प्रतीक यस सर, यस यस सर। चलिए बेटा 2 मिनट का टाइम दें, 2 मिनट अपन कुछ और बच्चों को ऐड करते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग प्रियंका। सभी लोग फटाफट से ज्वाइन करें बेटा। शशांक गुड मॉर्निंग, लवीना गुड मॉर्निंग, अक्षिता गुड मॉर्निंग। बेटा फटाफट से ज्वाइन करें सभी लोग। चिराग गुड मॉर्निंग, गर्वित गुड मॉर्निंग। बेटा आज हमें पढ़ना है एक न्यू चैप्टर। ओके चंचल, देयर इज नो इश्यू। चंचल देयर इज नो इश्यू। आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और जहां पे भी आपका नेटवर्क सही हो जाए आप उसी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अंजलि गुड मॉर्निंग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? क्या कोई बता सकता है क्या आप में से? बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? What is non-profit organization? वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है। मोटिव ऑफ विच इज टू प्रोवाइड सर्विस। ओके, सर्विस मोटिव। ओके बेटा, तो देखो आंसर्स आप सबके परफेक्ट हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। मैं कहता हूं कि जैसे मैंने पूछा कि नॉन प्रॉफिट, मैं आपको 2 बातें लिख के देता हूं।
ऑर्गेनाइजेशन which doesn't earn profit, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन whose motive not to earn प्रॉफिट। तो बेटा पहला ऑप्शन एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, या दूसरा होता है? आप बोलते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, नो प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट कमा नहीं रहा वो वाला, या जो प्रॉफिट कमाना, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है? सेकंड ऑप्शन प्रतीक कह रहा है ऑप्शन नंबर 2। सेकंड वन प्रतीक सेज ऑप्शन 2। अक्षिता सेकंड ऑप्शन, दैट्स वेरी गुड। अंजलि सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज बेटर। मोटिव, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट कमाता तो है, प्रॉफिट कमाता तो है, लेकिन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। किसी ने कहा था कि सोशल वेलफेयर, बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करता है या नहीं करता? जस्ट ए मिनट बेटा। बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक बात बताएं कि नॉन प्रॉफिट बिजनेस नहीं करता? करता है, करता है, करता है। प्रतीक कह रहा है नहीं करता। अच्छा एक बात तो, क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो क्या? क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस करता है, पैसा भी कमाता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? कोई ऐसा एग्जांपल? बेटा कोई भी ऐसा एग्जांपल, आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल बता दो जो बिजनेस करता है, प्रॉफिट भी कमाता है, रियल लाइफ का एग्जांपल, लेकिन फिर भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अक्षिता, हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्लब्स, बेटा वो बिजनेस नहीं करते ना, वो बिजनेस नहीं करते, प्रॉफिट शायद नहीं कमाते होंगे। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, सारे हॉस्पिटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते बेटा। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो नॉन प्रॉफिट नहीं होते, और जो नॉन प्रॉफिट होते हैं वो ये कहते भी नहीं है कि हमने प्रॉफिट कमाया है। जो नॉन प्रॉफिट होते हैं वो ये कहते भी नहीं है कि हमने प्रॉफिट कमाया है, जो कमाया था उससे पहले ही खर्च कर दिया। हमारे तो लगते ही ज्यादा है, हम अपने पास से देते हैं, वो तो यहां तक कहते हैं। एक रियल लाइफ का एग्जांपल, जो सामान बेचता है, चलो मैं ऐसा कह दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो सामान बेचता है, सामान बेच के प्रॉफिट कमाता है, फिर भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बता सकते हो क्या एग्जांपल? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम अपनी लाइफ में बार बार देखते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सामान बेचता है, पैसे लेता है, और फिर भी कहता है मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं। किसी के दिमाग में नहीं आ रहा?
अरे यार राघव, सामान बेच के प्रॉफिट कौन लेता है? चलो मेरे नाम बताते ही सबके दिमाग में आ जाएगा। बीइंग ह्यूमन, सलमान खान वाला बेटा, बीइंग ह्यूमन सलमान खान वाला। मार्केट में स्टोर्स है ना, हर अच्छे मॉल में जहां पे लेवाइस का शोरूम होता है वहां पे बीइंग ह्यूमन का भी शोरूम होता है ना। एक 100 रुपए वाली टी शर्ट के आपसे 2500 लिए जाते हैं, ठीक है। जैसी टी शर्ट 100 रुपए में मिलती है वैसी टी शर्ट वहां पे 2500 में मिलती है। इतना प्रॉफिट तो है ना। हो सकता है उनकी कॉस्ट 200 आती होगी, 300 आती होगी, 500 आती होगी, फिर भी 2500 चार्ज करते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम इस पैसे को प्रॉफिट कमाने के लिए, हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, हम इस पैसे को क्या करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। वो बिजनेस भी कर रहे हैं। नॉर्मल पर्सन की जैसे एक शॉप होती है वैसे उन्होंने शॉप ओपन कर रखी है, वैसे ही वो सामान सेल भी करते हैं। शॉप ओपन कर रखी है, सामान सेल भी करते हैं। उन्होंने शॉप ओपन कर रखी है, वो सामान सेल भी करते हैं, लेकिन प्रॉफिट मोटिव, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, ठीक है बेटा। तो इन कंपनियों को बेटा पहले कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को कुछ छूट दे रखी है, कुछ स्पेशल प्रोविजन थे। तो जब पहले कंपनीज पे एक एक्ट लगता था जिसे बोलते थे कंपनीज एक्ट 1956, तो उसमें इन कंपनियों की डेफिनेशन दी हुई थी सेक्शन नंबर 25 में। फिर न्यू कंपनीज एक्ट आ गया 2013 में, तो इनकी सेक्शन बना दी, इनकी डेफिनेशन कर दी सेक्शन नंबर 8 में। तो अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनियां होती है अब उनको सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनियां होती है उनको सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं। डन बेटा? चलिए सर एक बात बताइए, अब आपको एक बात पता चल गई बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये आपको पता चल गया। उसकी डेफिनेशन हमें कहां बता रखी है ये पता चल गया। बेटा एक बात बताओ, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें दो फर्क पता चले कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। प्रॉफिट कमाते दोनों हैं। अब जब दोनों ही प्रॉफिट कमाते हैं तो अकाउंट बनाने में क्या डिफरेंस होता है? तो मैंने कहा मैं दोनों का लिख देता हूं। एक तो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक है
एक तो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा एक तो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा होता है? ट्रेडिंग P&L। ठीक है साहब, मैं सीधा ही लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं कि हम तो प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहते। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं कि हम तो प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहते। अब क्या करें बेटा? तो ये कहते हैं हम तो P&L अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, हम तो P&L अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, तो फिर हम क्या बनाएं? तो बोले, इन्होंने क्या कहा कि हम P&L अकाउंट की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। P&L अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना चैप्टर बच्चों का पढ़ा हुआ है, ये थोड़ी थोड़ी बातें निकल निकल के आती है ना जब पढ़ा हुआ होता है। आप ये मान लेना आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है? हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है बेटा? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा होता है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा होता है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है कैश एंड बैंक अकाउंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है बेटा कैश एंड बैंक अकाउंट। पहला प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया? नहीं नहीं बेटा, रियलाइजेशन नहीं। रियलाइजेशन तो तब लाते हैं मुस्कान जब कंपनी बंद हो रही होती है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करते हो तो रियलाइजेशन आता है। हम तो चालू करने की बात कर रहे हैं, बंद करने की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है? हाँ, तो हम क्या कहते हैं? दूसरा, पहला बात कमाई। बिजनेस करने वाला सोचता है कमाई हो, कमाई के बाद पैसा कितना आ रहा है जा रहा है, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कैश एंड बैंक अकाउंट। तो कैश एंड बैंक की जगह ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले कौन से अकाउंट बनाते हैं? कैश एंड बैंक अकाउंट की जगह ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है बेटा? अब एक बात बताओ, असेट और लायबिलिटी तो सभी के यहां होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बैलेंस शीट, और ये भी क्या बनाते हैं? और ये भी क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो बेटा ये भी बैलेंस शीट बनाते हैं और ये वाले भी क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और नॉन प्रॉफिट और कॉन्सेप्चुअली कुछ भी चेंज नहीं है।
ये जिसको P&L अकाउंट बोलते थे, इसको इन्होंने क्या बोला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा P&L अकाउंट इस तरह बनता था, यहां पे क्या लिखते थे? एक्सपेंस। यहां पे क्या लिखते थे? इनकम्स। इधर क्या होता था? लॉस। इधर क्या होता था? प्रॉफिट। यही बात होती थी ना, एक तरफ लॉस और एक तरफ प्रॉफिट। तो ऐसा का ऐसा ही क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसमें भी इधर इनकम्स लिखी जाती है, यहां एक्सपेंस लिखा जाता है। लॉस को ये लोग क्या लिखते हैं? बेटा लॉस की जगह क्या लिखते हैं? आप बताएं मुझे, मुझे पता है आप बता देंगे। ये इसे तो बोलते हैं डेफिसिट और इसे बोलते हैं सरप्लस। बात एक ही है बेटा। तो देखो सेम अकाउंट, केवल क्या किए हैं बेटा? इन्होंने क्या किए? केवल नाम चेंज कर दिए, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा हम आज तक करते करते आए हैं। कुछ भी नया नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसा हम पहले करते थे वैसा ही हमें अब करना है। ठीक है बेटा, फिर दूसरे अकाउंट की बात देखते हैं। दूसरे अकाउंट में क्या करते हैं ये भी बताना। कैश अकाउंट बनाते थे तो इधर लिखते थे रिसिप्ट, इधर लिखते थे पेमेंट कैश का। तो बेटा यहां भी क्या लिखेंगे? जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे तो यहां रिसिप्ट, यहां पेमेंट, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट एग्जैक्टली किसके जैसा है? कैश अकाउंट के जैसा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में और कैश अकाउंट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है? सेम, एग्जैक्ट सेम, केवल नाम चेंज है। पैसा आए तो इधर लिखो, जाए तो इधर लिखो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बेटा। ठीक। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बेटा? यहां तो आती है असेट, यहां आती है लायबिलिटी और यहां आती है कैपिटल। ये किसकी बैलेंस शीट है? ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, ये है प्रॉफिट वालों की बैलेंस शीट। सर नॉन प्रॉफिट वालों की बैलेंस शीट में क्या चेंज होता है? मैंने कहा देखना भी, उनके यहां भी एसेट होता है, उनके यहां भी लायबिलिटी होता है। बेटा कैपिटल की जगह क्या होता है? उनके यहां कैपिटल की जगह सरप्लस नहीं होता बेटा, वो तो वहां पे भी प्रॉफिट जुड़ता है, यहां पे भी प्रॉफिट जुड़ता है। उनके यहां कैपिटल की जगह कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड। बेटा सरप्लस तो नाम है प्रॉफिट का, तो हम प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ते हैं, वो सरप्लस को कैपिटल में जोड़ते हैं। कैपिटल का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? कैपिटल फंड कर दिया जाता है। बेटा पूरे चैप्टर में नाम चेंज के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, केवल और केवल नाम चेंज चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो वो थे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई है कि आपके दिमाग क्लियर रहे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, उसी एक एग्जांपल से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी समझेंगे, उसी एक एग्जांपल से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट को भी समझेंगे, उसी एक एग्जांपल से हम ये भी समझेंगे आप कितने अच्छे इंसान हो, आप में मानवता कितनी अच्छी तरह से भरी हुई है। ठीक है, पक्की बात है ना? हाँ,
बेटा मेरा एक ड्राइवर है, बेटा मेरा एक ड्राइवर है, उस ड्राइवर की सैलरी कितनी है? उस ड्राइवर की सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, क्लियर है? उसे काम करते हुए कितने महीने हो गए? 12 मंथ्स। उसने 1 अप्रैल को काम चालू किया था, 31 मार्च आ गया, 1 अप्रैल 2019 से काम चालू किया था, 31 मार्च 2020 हो गया, डन। हाँ चलो, 18 से चालू किया था, 19 हो गया, 1 साल खत्म हो गया, उसने अभी तक मेरे से कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है, फिर बेटा 1 साल और हो गया, एक साल और हो गया, तो 12 मंथ और हो गए, 2 साल पूरे हो गए। जिस दिन 2 साल पूरे हुए उस दिन वो ड्राइवर मेरे पास आया, सर एक काम कीजिए, 24 मंथ्स का पैसा 10,000 रुपए के हिसाब से 2,40,000 होता है, वो मुझे दे दीजिए। साथ ही साथ सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे आप अगले 12 मंथ्स का एडवांस भी दे दीजिए। मतलब 12 मंथ्स का तो मेरा पिछले साल का बाकी है, वो दे दीजिए, 12 मंथ्स का इस साल का जो पूरा हो गया उसका दे दीजिए, और सर 12 मंथ्स का एडवांस दे दीजिए, मुझे 3,60,000 दे दीजिए। बेटा बताओ, हम उन्हें 3,60,000 दे देंगे, नहीं देंगे, या फिर कितने देंगे? ये मत कहना आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे खूब है, क्योंकि जब आप वो गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं जिसपे 10,000 रुपए का ड्राइवर रहता है, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं। ये आंसर मत देना सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है मैं कहां से दूं, वो होंगे आपके पास, ये एजम्पशन मानो। 3 लाख। नवीन राठी कह रहा है सर 2,40,000 देंगे। ओके, साक्षी कह रही है सर 120 देंगे, मतलब पिछले पिछले साल का देंगे, इस साल वाला भी नहीं देंगे, कहेंगे बेटा एक और साल काम कर। प्रतीक कह रहा है 2,40,000। बाकी लोग तो कह ही नहीं रहे। प्रियंका 360 दे देंगे, शशांक 240, लवीना 360, यस 360, राघव 240, चिराग 240, जस्ट ए मिनट बेटा, जस्ट ए मिनट। ठीक है बेटा, तो हमने कहा
तो हमने कहा बेटा मुस्कान 120, ठीक है। नहीं बेटा, एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं आपको आप वाला आंसर देता हूं बेटा। 240 मतलब वो बेचारा आपसे 2 साल से विश्वास कर रखा था, उसने आपसे 2 साल से विश्वास कर रखा था कि आप उसे पैसा दे देंगे। उसने आप पे 2 साल से विश्वास कर रखा था, ठीक है, लेकिन हम उसे नहीं देंगे। कोई कह रहा है 240, क्यों बेटा? 240 तो उसके बनते ही हैं, उसने भी तो इतने दिन से आपको पैसे छोड़ रखे थे, तब तो आपने नहीं कहा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 120 ही देंगे। क्यों भाई, इस साल का पैसा बनता नहीं है क्या अगले का? सर पैसा बड़ी चीज है, सुबह सुबह आप उसे गाड़ी पे अपनी जिंदगी देते हो, उसका क्या? वो कहीं ले जाके आपको ठोक देगा, तब क्या करोगे? तब कोई टेंशन नहीं है। पैसा, सब पैसे की बात कर रहे होते हैं, बाकी किसी को कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो ट्रस्ट किया जा सकता है। तो बेटा पहला आंसर तो मैं ये देता हूं कि हमने उसको 3,60,000 मान लो दे दी। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपने उसको 3,60,000 दे दी। आगे की बात ये है कि उस 3,60,000 का, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस साल के कैश अकाउंट में आप कितने रुपए दिखाओगे? इस साल के कैश अकाउंट में आप कितने रुपए दिखाओगे? 1,20,000, 2,40,000 या 3,60,000? सब कह रहे हैं 120, अक्षिता 360, बेटा एक बात बताओ, सुबह सुबह आप कहते हो कि आपके जेब में 10 लाख रुपए हैं, आपने 3,60,000 रुपीज अपने ड्राइवर को दे दिए। आपके खाते में आपने कहा था कितने रुपए हैं? 10 लाख रुपए। आपने उसमें से 3,60,000 अपने ड्राइवर को दे दिए, तो आपके जेब में कितने रुपए बचे? 640। जबकि आपने जो अपना अकाउंट चेक किया तो आपने उसमें तो कितना लिखा है? 1,20,000। तो उसके हिसाब से आपके पास कितने रुपए हैं? 8,80,000। तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा। तो इसलिए कैश अकाउंट में हमेशा वो वाला पैसा दिखाया जाता है, कैश अकाउंट में हमेशा वो वाला पैसा दिखाया जाता है जो पैसा आया हो या जो पैसा गया हो, ठीक है बेटा। कैश अकाउंट में हमेशा वो वाला पैसा दिखाया जाता है जो पैसा आया हो या जो पैसा गया हो। डन। तो फिर ये बैलेंस कितना मिल जाएगा? अब ध्यान से सुनना, चाहे वो पैसा पिछले साल का था, चाहे वो पैसा अगले साल का था, चाहे वो पैसा इस साल का है, चाहे वो पैसा किसी भी साल से रिलेट करता है, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस साल पैसा आया है तो कैश में दिखाएंगे, अगर इस साल पैसा गया है तो कैश में दिखाएंगे। कैश में दिखाएंगे मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाएंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर इस साल कोई भी पैसा आए, चाहे वो किसी भी साल से रिलेट करता है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा। अगर इस साल कोई भी पैसा जाए, चाहे वो पिछले साल का था, चाहे वो अगले साल का था, चाहे वो इस साल का था, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाया जाएगा। मतलब अमाउंट कितनी दिखाई जाएगी?
3,60,000। क्या सभी को क्लियर है क्या बेटा 3,60,000? बेटा 3,60,000 सभी को क्लियर है क्या? पक्का? यस सर, सभी को 3,60,000 क्लियर है। ओके बेटा, बाकी अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे, सेम टाइम सेम क्लास, कल शार्प 11 o'clock। कल अपन 11 o'clock इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ इसकी आगे की बात, कल तक आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, कल तक आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। फिर अपन इस चैप्टर को इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, बाय बाय बेटा, अच्छिता, ओके, साक्षी ओके, मुस्कान ओके, बाय बाय, अंजलि बाय बाय। ठीक है बेटा, डन।